जो बॉर्डर पे जाता है वो एक ऐसी रणनीति बनाता है जिससे वो दुश्मनों को पछाड़ दे। लेकिन जो हमारे शरीर के दुश्मन होते हैं उसको पछाड़ने के लिए हमें भी कुछ ऐसे नीति बनाने पड़ेंगे, रणनीति बनाने पड़ेंगे जिससे उस दुश्मनों को हराया जा सकता है। जो दिखता है उसको तो आसानी से हरा सकते हो, लेकिन जो नहीं दिखता है उसको हराना संभव नहीं होता है। और उसको हराने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है आपका फिजिकल एजुकेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन। ये हमारा 9th चैप्टर हो रहा है, ठीक है। इसके आपने 3 पार्ट आपको मिल चुका होगा, A, B, C। आज जो है हम करने जा रहे हैं पार्ट D, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। व्यायाम पालन में रुचि बढ़ाने के लिए रणनीति। अगर कहते हैं ना रणनीति आपकी अच्छी होती तो आप हर जगह कामयाब हो जाते हो, ठीक है। चलिए, उससे पहले मैं एक बार बताना चाहूँगा कि अभी भी तो अगर लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना किसी को प्रोत्साहन करने के लिए थोड़ा सा आप कर ही सकते हो, ठीक है। तरस खा के आपको नहीं करना है, गुरु को समझ के करना है, तरस नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसा चीज़ नहीं है कि आपकी भलाई के लिए मैं काम कर रहा हूँ ये, ठीक है। चाहे आप करो चाहे ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे मुझे लाइक आए चाहे ना आए, मुझे कोई मतलब नहीं है। चाहे लोग मुझे पसंद करें चाहे ना करें, मैं अपना सिर्फ कर्म कर रहा हूँ और कर्म करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है। अभी भी अपने दोस्तों से नहीं कहा है, बताया है, तो उनको भी बता दीजिए, क्योंकि उनको भी भलाई हो जाए थोड़ा मोड़ा, ठीक है। वो भी अपना जीवन को थोड़ा सा अच्छे से अच्छे बना ले। और पढ़ाई लिखाई याद रखिएगा, पढ़ाई लिखाई मजाक नहीं होती, सिर्फ खेल नहीं होती है। पढ़ाई लिखाई को हम सादगी और जीवन में उतारते भी हैं, तभी हमारा जीवन सफलमय होता है, ठीक है। पहले के समय में आपने देखा होगा, राम हो या जो भी मर्जी हो, उन्होंने बहुत ही मेहनत करके, एक्सरसाइज करके अपने जीवन को एक बेहतरीन बनाया था और भगवान बन गए। आप भी अच्छे कर्म करोगे तो आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, अपने देश के लिए अपना सेवा करने लग जाओगे, ठीक है। चलिए, और साथ में एक बात जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी वीडियो देखिए, पूरा देखिए। अगर नहीं देखना है तो मत देखिए, क्योंकि छोटी सी जानकारी बहुत खतरनाक होता है। कहते हैं ना, गलतफहमी वाला जीवन जो होती है ना, जीवन भर तकलीफ ही देती है। इसलिए अगर देखना है तो 20 मिनट इसको देख लीजिए टाइम निकाल के। अगर नहीं है टाइम तो मत देखिए, नहीं तो अधूरा देखिएगा, बाद में कहिएगा कि मैंने कभी जीवन में वो वीडियो देखा इस वजह से मेरे दिमाग में ऐसा रहा। लेकिन ये बात मेरी गलती नहीं होगी, गलती आपकी होगी कि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा और नहीं समझा, क्योंकि अनजान में किया गया कार्य हमेशा बेकार ही रहता है हमेशा, ठीक है। इसलिए उसको प्रत्यक्ष रूप में पूरा समझ लीजिए, तभी आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, ये तो मेरा इंस्ट्रक्शन था, चेतावनी थी कि जरूरी है जो काम है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे देश के जो है बच्चे, जो है मेरे पढ़ाई हुए जो स्टूडेंट हैं, उनको अधूरी जानकारी हो, और अधूरी जानकारी मैं कभी रखना नहीं चाहता, ठीक है। चलिए, हम अपने बातों पे आते हैं, अब हमारे चैप्टर पे आ जाते हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं, व्यायाम पालन में रुचि बढ़ाने के लिए रणनीति। आपको पता है कि लोग नियमित रूप से व्यायाम करने में शारीरिक और तत्कालिक दोनों बाधाओं का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे समय की कमी, ऊर्जा और प्रेरणा, दर्द और बेचैनी सबसे अधिक उल्लेखनीय किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, इसलिए उसे कुछ नया करने पर शर्म या शर्मिंदगी महसूस होती है। तो पता ही है आपको, हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले तो शर्म आती है, शर्मिंदगी हम महसूस करते हैं। इसलिए एक स्वास्थ्य और फिटनेस पेशेवर को अपने शिष्य के साथ अनुभूति और धैर्य का प्रदर्शन करना चाहिए और एक मजबूत भरोसेमंद संबंध का निर्माण करना चाहिए। मैंने कहा ना, गुरु के साथ जो शिष्य के जो संबंध होती है वो हमेशा भरोसेमंद और मजबूत होना चाहिए। जबकि शोध ने रणनीति और दृष्टिकोणों को पहचान कर उसमें सुधार करने की सहायता किया है। व्यवहार परिवर्तन और रणनीति का उपयोग करने में व्यायाम पालन में सुधार हो सकता है और लोगों को व्यायाम को कई शारीरिक और मनोविज्ञान लाभ महसूस कराने में सहायता भी मिल सकती है। उदाहरण के लिए, मन स्थिति को रूप में व्यायाम को फिर से तैयार करना, ठीक है। तनाव प्रबंधन रणनीति के साथ कैलोरी और वजन घटाने पर ध्यान केंद्रित करने में कथित लाभ में वृद्धि हो जाती है। तो जरूरी है, अगर देखिए, अगर कहते हैं ना, अगर शरीर की जो ढांचा है सही नहीं रहती है तो लोग कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते, कहीं जाना भी पसंद नहीं करते। अगर वही शरीर आपका स्वस्थ है, अच्छा है, तो आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी अपना कार्य को संपन्न कर सकते हो। ये तो आपने भी अपना जो डेली लाइफ में देखे ही होंगे कि जो वृद्ध लोग होते हैं वो भी जाना कहीं पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला जो है व्यायाम पालन में रुचि बढ़ाने की रणनीति। अगर आपको व्यायाम करना है तो आपको कुछ प्लानिंग बनाना पड़ेगा, कुछ रणनीति बनाना पड़ेगा, कुछ बनाना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आप वो एक्सरसाइज में संलग्न हो सके। तो सबसे पहले दोस्तों यही आता है आपका कि नियोजन यानी प्लानिंग। सबसे पहले तो बात है, आपको प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है। व्यायाम पालन करने के कारणों में यह सबसे बड़ा कारक है, ये आपके फिटनेस प्रणाली को सब पहले महीने के कार्यक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आदतें को विकसित करने का महत्वपूर्ण समय है। यह वह चरण है जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसकी ओर कदम बढ़ाते हो। अपने पहले 4 सप्ताह के लिए एक योजना तैयार कीजिए, इसे अपने फ्रिज या कहीं और ऐसी जगह चिपकाइए जहां इसे आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें लिखिए कि किस दिन आप कौन सा व्यायाम करेंगे,
किस समय करेंगे और कौन से दिन विश्राम करेंगे। तो ये बात जो होती है पहले से सेटलमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति पहले से प्लान बना लेता है वो ज़िंदगी में असफल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने हर चीज़ को पहले ही निर्धारित कर दिया है, और कर दिया है तो लिख देने से नहीं होता है, उसको पालन भी करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद है तैयारी करना। प्रिपरेशन क्या होती है? तैयारी में सब कुछ शामिल होते हैं जो आप अपनी योजना पर अमल करने के लिए अपने करते हैं। देखते हैं कौन कौन से तैयारी जो है हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए व्यायाम करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता हो सकती है? ठीक है, वर्कआउट करने के लिए उपयुक्त कपड़े और जूते रखना बहुत जरूरी है। यदि सुनिश्चित करें कि वर्कआउट के लिए आपको किन अतिरिक्त चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे पेय बोतल, पसीना पोंछने के लिए तौलिया, तो ये सब तैयारी होना बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन करना इतना जरूरी होती है जितना आपको तैयार होते हो। इन वस्तुओं को रात को ही अपने बैग में रख लेना चाहिए जिससे आपको अधिक प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद सेल्फ मॉनिटरिंग यानी स्वयं निगरानी करना बहुत जरूरी है। इसमें आपको गतिविधियां व्यवहार को दस्तावेजीकरण शामिल है। एकत्र किए गए डेटा में अक्सर शामिल होते हैं तिथि, व्यायाम का समय, अवधि, व्यायाम का प्रकार, गतिविधि का प्रकार, हृदय गति और कथित परिश्रम की दर। तो ये सब चीज़ें जो होती है आपको अपनी निगरानी में रखना बहुत जरूरी बन जाती है। उसके बाद सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करें यानी इनकरेज टू पॉजिटिव माइंडसेट। एक और तरीका यह है कि आप दूसरे के साथ और खुद के साथ की गई बात को मार्गदर्शन करके एक गतिहीन जीवन शैली को सक्रिय जीवन शैली में बदल लें। अवलोकन मन को तथ्य और कल्पना के बीच का अंतर नहीं पाता है। आंतरिक रूप से यह दूसरे के बात करते समय आपको अपने बारे में सकारात्मक शब्दों का ही बोलना चाहिए। इसे प्रेरणा बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों क्या है? एडिंग ऑफ वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज यानी व्यायाम में विविधता जोड़ना। यानी आपको जो व्यायाम है एक जैसा नहीं करना है, व्यायाम कई तरीक़ा से अपनाना है जो हमारे हर एक शरीर के लिए फायदेमंद हो। नई किस्म के व्यायाम की कमी से आप उब जाते हैं और छोड़ने की समस्या हो जाती है, क्योंकि एक ही व्यायाम बार बार करोगे तो आप उब जाओगे, जनरल सी बात है। बोरियत को विभिन्न प्रकार के व्यायाम के साथ निपटाया जा सकता है। अगर बोरियत है तो उसको आप विभिन्न प्रकार के व्यायाम करके उसको बदल सकते हैं। ठीक है, चिकित्सक लाभों को नुकसान के बिना सामान्य शरीर के मुद्दों को संबोधित करते हैं। नई रणनीतियों को अपनाने, तरीकों को बदलने तथा नए उपकरणों का उपयोग करने, रसद का पुण्य आविष्कार करने और नए सदस्यों को जोड़ने से माध्यम से व्यायाम कार्यक्रम में विविधता जोड़ने के बाद व्यायाम गतिविधियों में नई ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार व्यायाम को पालन वृद्धि हो सकती है, यहाँ तक कि अवधि, तीव्रता, बारंबारता के साथ स्थान और व्यायाम के तरीकों को परिवर्तन भी रुचि बनाए रखने में, व्यवहार को दीर्घकालीन पालन को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। तो उसके साथ ही समर्थन सपोर्ट अपने सबसे, आपने देखा होगा अगला पॉइंट है समर्थन सपोर्ट। आपने सबसे बड़े सार्थक को पहचानिए। ये लोग हैं जो आपको प्रोत्साहन करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं और शायद स्वयं बहुत सक्रिय होते हैं। आपने आप स्वयं को व्यायाम का दोस्त बनाना भी बेहतर व्यायाम पालन करना होता है। ठीक है, एक शानदार तरीका खोजिए। आपको अगर सपोर्टिंग चाहिए, सपोर्ट है तो आप उसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद है पुरस्कार, रिवॉर्ड। अपने आप को व्यायाम पालन के लिए प्रोत्साहन करने के रूप में पहले 4 सप्ताह में एक अंत में एक पुरस्कार निर्धारित कीजिए। यदि आप बिना किसी रुकावट से इस अवधि को प्राप्त कर सकते हैं तो इसे बड़े लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो जनरल सी बात है, जब छोटी प्राप्त हो जाते हैं तो बड़ा अपने आप प्राप्त हो जाती है। जब आप इस पर काम करते हैं तो अपने बड़े लक्ष्य के लिए खुद को पुरस्कार दें, क्योंकि इससे क्या होता है आपको भी प्रोत्साहन बढ़ता है। मैंने अभी कहा था ना कि आप अगर एक लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे तो मुझे भी काफ़ी उसमें प्रोत्साहित मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ बच्चों को ही पसंद आ रहा है। देखिए, अपने आप को पुरस्कार दो या दूसरे को दो, ही तो देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है तो पुरस्कार तो एक जनरल सी बात है, मिलता ही है, चाहे किसी को भी मिलता है। आपके माता पिता आपको पाल पोस के बड़ा इसलिए करते हैं कि उनको भी एक समय आए जहाँ पर आप उनको पुरस्कार दो, उनको जीवन को सुखमय बना दो। तो जीवन का यही एक निर्धारित लक्ष्य रहती है। अगला लक्ष्य ही है लक्ष्य लेखन यानी गोल रिटेन। प्रतिदिन अपने लक्ष्य को लिखें कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। अपनी सफलता पर खुद की बधाई दें, यानी आपको अपने आप को प्रोत्साहन दें। यह भी लिखें कि कब काम आपकी योजना के अनुसार नहीं हुआ है और अपने लक्ष्य पर डटे रहने के लिए आप क्या अलग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों है प्रयास। प्रयास जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसको हम गलत नहीं कह सकते, यानी एफर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कितने अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास कोई वास्तविक योजना है तो व्यायाम पालन करना सरल हो जाती है। वहाँ तक पढ़ने के लिए आपको ज्ञान, कौशल, इच्छा और
समर्थन के लिए रास्ते पर राजनीति निर्धारित करने की आवश्यकता ही पड़ जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट जो है, ठीक है, खेलों में आक्रामकता का अर्थ, अवधारण का प्रकार, यानी मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ एग्रेगेशंस एंड स्पोर्ट, ये हमारा अगला एक टॉपिक होगा। ठीक है, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्रीगेशन एग्जाम में आ जाता है, यानी जो है आक्रामकता आ ही जाता है कई बार एग्जाम में। तो इसमें यही बात बोला गया है, कई मनोवैज्ञानिक व्यवहार के संदर्भ में आक्रामकता का व्याख्या भी की गई है। हालांकि व्यवहार के अन्य रूपों में आक्रामकता को परिभाषित करना मुश्किल है। आक्रामकता की अवधारणाओं को समझने के लिए कुछ परिभाषा नीचे दी गई है, जो कुछ लोगों के अपनी अपनी विचारधारा है। सबसे पहले तो यही कहा गया है बंडूरा के अनुसार, यानी कार्यकर्ता कई, इसमें यही बोला है कि आक्रामकता कोई भी व्यवहार है जिसके परिणाम से किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति, मनोवैज्ञानिकता या शरीर का नुकसान होता है। तो ये तो पता ही है, अग्रेसिव होने से कई तरह के आपको नुकसान भी हो जाते हैं, ये उसमें कोई दो राय नहीं है। अगला है, बैरन ने एक बात बोला था कि आक्रामकता को एक ऐसी किसी भी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी भी जीव को नुकसान या चोट पहुंचाने की दिशा में हो। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि आक्रामकता का मतलब ही होता है कि वो किसी भी, सिंपल वर्ड में देखा तो क्या है, देखो, जो किसी भी जीव को नुकसान या चोट पहुंचाने की दिशा में हो, तो उसे ही कहा जाता है। उसके बाद कहा गया है कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अनुसार क्या बोला था। अमेरिकन साइकोलॉजिकल विभाग ने यह बोला था कि आक्रामकता एक प्रकार का व्यवहार है जिसके उद्देश्य दूसरे को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाना होता है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया, जिसका उद्देश्य एक ही होता है, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाना। अधिकांश मनोविज्ञान आक्रामकता को किसी भी ऐसे व्यवहार के रूप में संदर्भित करते हैं जो किसी भी जीव प्राणी को नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने का इरादा रखता हो, जो इसे बचने की कोशिश कर रहा हो। अब देखिए, इसके जो है, इसके 3 मुख्य विशेषता बताई गई है। आक्रामकता के 3 जो है विशेषता बताई गई। पहला तो यही बोलता है कि आक्रामकता व्यवहार का एक रूप है जो जिसे देखा जा सकता है। यह एक भावना नहीं है जो किसी व्यक्ति के अंदर होता है, जैसे कि क्रोध किसी के प्रति भावनात्मक अभिव्यक्त होता है जिसे हम महसूस करते हैं कि उसे कुछ गलत किया है या नुकसान या विनाश के माध्यम क्रोध व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आक्रामक व्यवहार शारीरिक और मानसिक नुकसान के कारण हो सकता है। एक शारीरिक भी नुकसान हो सकता है और मानसिक भी नुकसान हो सकता है। दूसरा है, आक्रामकता का एक ऐसा व्यवहार है जिसके उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है। उसका अर्थ यह है कि आक्रामकता जानबूझकर और क्रमिक नहीं है। यह नुकसान पहुंचाना या घायल करने के लिए एक जानबूझकर किया गया व्यवहार है और यह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। अर्थात नुकसान करने के इरादे से किसी जानबूझकर चोट पहुंचाना, धक्का देना या अपमानित करना, ये सब भी व्यवहार इसमें आ जाता है। तीसरा पॉइंट यही कहता है कि दूसरे व्यक्ति को पीड़ित ऐसे उपचार या नुकसान से बचाना चाहिए। तो ये तो बात सही है कि जो उपचार जो है प्रॉब्लम से बचाता है वही हमेशा महान कहलाता है। अगला जो है दोस्तों, इसमें एग्रेशन इन स्पोर्ट, यानी खेलों में आक्रामकता। आपने देखा ही होगा, कई मैच जो होते हैं उसमें आपस में खिलाड़ी जो होते हैं भिड़ जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं, जो सही नहीं होता, क्योंकि वो एक देश के लिए खेल रहे होते हैं। उसमें ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। जो देश के लिए खेलता है तो अपनी भावनाओं को उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप नहीं खेल रहे होते हो, आपका देश खेल रहा होता है, क्योंकि आपके देश के नाम से आप गए हो, तो वहाँ पर ऐसी भावना उनको नहीं होना चाहिए। फिर भी देखते हैं कि खेलों में आक्रामकता क्या होती है। खेल में टेरी और टेक्सन ने आक्रामकता की परिभाषा दिया है कि हानिकारक व्यवहार जिसके खेल में प्रतिबंधित लक्ष्य से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए यह अनियंत्रित आक्रामकता खेल नियमों के दायरे से बाहर है। वही अत्यंत प्रतिस्पर्धा व्यवहार खेल नियमों के लिए दायरे में आता है। ऐसा आक्रामक और हिंसक प्रक्रियाओं को बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट आदि जैसे संबंधित खेलों में अवरोध हो सकते हैं। देखिए, सभी चीज़ों में अवरोध घोषित किया गया है, लेकिन ऐसा देखने को मिल जाता है अक्सर। वही मोडे करोडो व कुछ जैसे आपको देखा होगा कि जूडो हो, कराटे हो, कुश्ती हो जैसे लड़ाकू खेलों या रमवीस, अमरीकी फुटबॉल, लाइस हॉकी जैसे सामूहिक स्पर्श खेलों में वैध है। इसमें भी देखिए वैध है, वैध तो हर जगह है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी अनुमति हो सकती है। इस खेलों में काफ़ी आक्रामकता और प्राय हिंसक शारीरिक पकड़ देखी जाती है। आपने देखा ही होगा कि जो कराटे जो होती है उसमें काफ़ी तगड़ी तरह से मारा जाता है, जो कि खेलों के नियमों के दायरे में हो सकते हैं और इसका अभिप्राय किसी को चोट पहुंचाना नहीं होता है। लेकिन देखिए, चोट तो वहाँ पहुँचती है, लेकिन उसमें दायरा होती है, एक रूल रेगुलेशन होती है। हालांकि खेलों के अलावा किसी भी अन्य संदर्भ में इस तरह के व्यवहारों को आपराधिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर आप किसी को गलत पहुँचाते हो, चोट पहुँचाते हो, तो आपको उसके रिगार्डिंग आपको केस दायर हो जाएगा। इन खेलों को
भागियों ने इस खेलों में कठोरता को पकड़ने और समझ चोट की अनिवार्यता को भी स्वीकार किया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है शत्रुपूर्ण आक्रमणकर्ता। आपको पता है कोई भी व्यक्ति जो होता है शत्रु समझ के अगर कुछ करता है तो उसका सही नहीं रहता, लेकिन शत्रुता कहती क्या है, क्या होता है ये शत्रुपूर्ण आक्रमणकर्ता का तात्पर्य हिंसक और क्रोध व्यवहार से है। ठीक है, क्या है ये दोस्तों, हिंसक और क्रोध व्यवहार से है, जहां दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना इरादा और प्राथमिक लक्ष्य हो जाता है। यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का इरादा ही उसको प्राथमिक लक्ष्य होता है। शत्रुपूर्ण आक्रमण का एक और प्रकार की आक्रमणता है जो एक कथित खतरे या अपमान के जवाब में प्रतिबंधित होती है। यह एक लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा को विपरीत तीव्र भावना को नियोजित प्रतिक्रियावादी अवोगी और ईंधन है, जो प्रतिक्रियात्मक आक्रमणता भी कहते हैं और इसे गुस्सा भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि किसी अन्य को शारीरिक मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाना होता है। ठीक है, शत्रुपूर्णता आक्रमणता में मुख्य उद्देश्य गैर वैध उपायों और अवैध तरीकों का उपयोग करके अपने प्रतिबंधित को यानी अपने प्रतिद्वंद जो होता है को चोट पहुंचाने के कारण दर्द और पीड़ा कारण बनता है, यानी पीड़ा देना ही उसका उद्देश्य होता है। अधिकांश एथलीट अपने व्यवहार के लिए काफ़ी माफ़ी नहीं मांगते हैं और इसके वजह से हिंसक व्यवहार या अपने कार्य के लिए आत्म औचित्य देते हैं, तो गलत है। तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए, ऐसे व्यवहार तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो अपने देश के लिए खेलते हैं, ना कि वो स्वयं के लिए खेलते हैं। उसके बाद जो है नियमित आक्रमणकर्ता यानी इंस्ट्रूमेंटल एग्रेसिव। इसमें इंस्ट्रूमेंटल का शब्द है कि एक साधन के रूप में सेवा करना होता है, अर्थात आक्रमणता का उपयोग केवल लाभ या जीत हासिल करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है और क्रोध या दुश्मनी के कारण नहीं। नियमित आक्रमणकर्ता, जिससे शिकारी आक्रमणकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, को उन व्यवहारों द्वारा चिन्हित किया जाता है जो एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से होते हैं। नियमित आक्रमणकर्ता अक्सर सावधानी पूर्वक योजना बंद रूप ले होती है। ठीक है, ये सब जो होती है योजना बंद होती है और आमतौर पर लक्ष्य तक पहुंचने के रूप में मौजूद होती है। इसे चैनल आक्रमणकर्ता भी कहा जाता है और यह क्रोध के साथ नहीं होती है। नियमित आक्रमणकर्ता तब है जब मुख्य उद्देश्य आक्रमणकर्ता का उपयोग करके एक लक्ष्य को प्राप्त करता है। नियमित आक्रमणकर्ता, जिसका कोई उद्देश्य नुकसान नहीं है, को आक्रमणकर्ता इरादे के कारण एक आक्रमणकर्ता कार्य माना जाता है, यानी एक तरह का इसको गलत निरादर माना जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अधिकांश खिलाड़ी अपने कृत्य या नियमित आक्रामक व्यवहार के लिए माफ़ी पसंद करते हैं। बहुत से दोस्त देखते हो मांगना ही पड़ता है, या कभी कभी तो उन पर बैन भी लगाई दी जाती है, पैसे को भी उनको नुकसान हो जाता है इस चक्कर में। उसके बाद है मुखर या सशक्त व्यवहार यानी स्ट्रीम बिहेवियर। अक्सर खेलों में कृत्यों और आक्रमण के रूप में गढ़ा जाता है, लेकिन वास्तव में खिलाड़ी मुखर व्यवहार प्रदर्शित कर रहा होता है। मुखर व्यवहार को आमतौर पर अभिव्यक्ति के सकारात्मक रूप में देखा जाता है, जबकि आक्रमणकर्ता व्यक्तियों के एक नकारात्मक रूप है। इस व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वैध शारीरिक और मौखिक बल का उपयोग शामिल होता है। उदाहरण के लिए जब कोई खिलाड़ी बहुत अधिक तीव्रता से खेल के नियमों के भीतर खेलता है, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं होता है, तो एक कृत्य और मुखर होने के लिए इसके लिए किसी भी नियमों को तोड़ा बिना वैध बल को उपयोग के साथ नुकसान पहुंचाने की किसी भी इरादे के साथ निर्देशित किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में खिलाड़ी जो है बॉल को मारता है बैट से, ठीक है, बैट से मारता है। आप ये तो नहीं देखता कि कहाँ पर कौन सा खिलाड़ी बैठा पड़ा है, क्या है, तो इस समय जो है इसको अवरोध नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो होता है वो अपना जो है बल्ले को घुमाएगा ही, उसको किसी न किसी दिशा में पहुंचाएगा बॉल को। तो अगर उसको चोट पहुंच जाती है तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें यही है आक्रमणकर्ता प्रबंधन यानी एग्रेशंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके देखिए अगर आक्रमणकर्ता है, अगर वो उसमें अग्रेशंस काफ़ी है, तो उसको लिए आप क्या करते हैं, कुछ मैनेजमेंट भी जरूरी होता है। तो खेल मैदान पर खिलाड़ी द्वारा आक्रमणकर्ता व्यवहार को कम से कम किया जाना चाहिए। एथलीटों के बीच आक्रमणकर्ता के प्रबंधन में प्रभावी हो सकने वाली रणनीति में कुछ न कुछ उल्लेखित दिया गया है। अब देखिए क्या क्या वहाँ पर जो है इनको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, हम उसी के विचार में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यही आता है कि समाजी रूप में स्वीकार्य डिस्चार्ज माध्यम, तो सोशल एक्सेप्टेबल डिस्चार्ज मीडियम। ड्राइव सिद्धांत के अनुसार लोगों को ठीक है पास आक्रमण होने का जन्मजात प्रवृत्ति है। आपको पता है कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से ही इस गुण को लेकर जन्म लेता है, क्योंकि उनमें रहता ही रहता है प्रवृत्ति, चाहे कोई भी हो, और वह ये छूट जाने तक बिना रहती है। लोगों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य साधनों के माध्यम से मतलब व्यक्त करने के लिए अवसर और स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि वह अपनी हताश को छुटकारा पा सके। उदाहरण के लिए बैग को मारना या छिद्रित करना। आपने देखा ही होगा
कि व्यक्ति जो है कभी कभी गुस्सा अपने सामानों पे उतारता है, तो इसका कारण ये है। तो ऐसा ही करना चाहिए हमें, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचा के, कुछ है सामान है, कुछ बैग है, उस पर अपना गुस्सा झाड़ लो, आपको तकलीफ आ जाएगी तो आपका गुस्सा जो होगा शांत हो जाएगा। क्योंकि गुस्सा जो ये होती है, आपको पता ही है कि जो एग्रीएशंस होती है वो काफ़ी बेकार होती है किसी चीज़ के लिए, किसी के लिए, यहाँ तक कि आपके शरीर के लिए भी। उसके बाद है आपका सकारात्मक सुदृष्टिकरण यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, यानी सकारात्मक दृष्टिकरण वांछित व्यवहार प्रदर्शित होने के बाद व्यक्ति को एक प्रेरक प्रतिबलित प्रोत्साहित प्रस्तुत करके कार्य करता है, जिससे व्यवहार भविष्य में होने की अधिक संभावना होती है। उदाहरण के लिए मैदान पर अच्छी खेल भावना दिखाने वाले एथलीटों या टीमों को उचित खेल पुरस्कार देना, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी होती है। अगला जो है हमारा दोस्तों नकारात्मक दृष्टिकोण यानी नेगेटिव जो है रेनफोर्समेंट क्या होती है। प्रतियोगिताओं के दौरान हिंसा के किसी भी कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए या छूट नहीं दिया जाना चाहिए, तो बात ज़रूरी है। इसमें आक्रामक खिलाड़ियों को टीम के लिए सजा के सख्त नियम होने चाहिए, जबकि आक्रामकता परिस्थिति में संयम रखने वाले खिलाड़ियों और टीमों के उचित खेल बिंदु को सम्मानित किया जाना चाहिए। तो ये भी बात ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर सम्मानित करने की बात रखी जाती है तो लोग जो है बहुत ही समझदारी से खेलेंगे और वो सिर्फ खेल के भावना से ही खेलेंगे। उसके बाद जो है इसमें है प्रेरणा स्रोत यानी रोल मॉडल। आम जनता युवा एथलीट वरिष्ठ खिलाड़ियों को अपने हीरो के रूप में देखते हैं। वे बड़े होकर इनाम, पुरस्कार, सम्मान प्राप्त करते हुए देखते हैं और उसके व्यवहार की काफ़ी हद तक नकल करने की कोशिश भी करते हैं। इस प्रकार शीर्ष स्तर और वरिष्ठ खिलाड़ियों को आक्रामक व्यवहार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए या उनकी सराहना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धीरे धीरे प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है रोल ऑफ मॉडल्स, कि रोल मॉडल ऐसे होना चाहिए व्यक्ति जो काफ़ी अच्छा हो और उसका करैक्टर भी काफ़ी हद तक अच्छा हो। उसके बाद है प्रशिक्षण और भूमिका निभाना, ट्रेनिंग एंड रोल प्लेइंग। क्रोध और आक्रामकता से निपटने के दौरान एथलीट यह जानने में विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं कि रोल प्ले के माध्यम से अपनी शत्रुतापूर्ण भावना और गुस्से को कैसे नियंत्रण आप रख सकते हो। प्रशिक्षण गुस्से की भावना को नियंत्रण करने में स्वाभाविक और शत्रुपूर्ण व्यवहार की ओर ले जाता है, तो ये बात तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है एक्सटर्नल क्लू, बाहरी संकेत। एथलीट्स को जीतने के बजाय हमेशा अच्छी खेल भावना और खेलों में भागीदारी की प्राथमिकता देना चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अच्छी खेल भावना से ही खेली जानी चाहिए, क्योंकि खेल जो होता है हम देश के लिए खेलते हैं, ना कि अपने लिए खेलते हैं। यदि कोई एथलीट किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है तो वह शत्रुतापूर्ण और नियमित आक्रमण हो सकता है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर जीतने के उद्देश्य से उतरता है, अगर उसमें मतलब क्वालिटी भी ना हो, तो इसका मतलब है कि वह हिंसक रूप का ही धारण करेगा और हिंसक रूप का ही अपनाएगा। इस प्रकार प्रदर्शन के बजाय भागीदारी को बढ़ावा देना, जीतने की तुलना में निष्पक्ष खेल की सराहना करना, परिणामों के बजाय मस्ती पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए, खेल जो होता है मस्तीपूर्ण होती है, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए होती है, ना कि दुश्मनी निकालने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, हार और जीत तो सदैव लगी रहती है। हार से हताश नहीं होना चाहिए और जीत से उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों अवस्था में लोग गलत रास्तों पे ही चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा 9 चैप्टर के जो टॉपिक था खत्म हो गया। हम अगले टॉपिक में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। ओके दोस्तों, बाय।